जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ढूंढ के लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सभी लोगों से निवेदन है, टेलीग्राम ग्रुप में एक बार सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। ठीक है, बाकी कंटेंट के मामले में आप लोगों को क्लास बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अभी तक लगातार जो 4-5 क्लासेस मैंने प्रीवियस ली हैं, इनको क्लास को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी आप सभी लोग तैयार रहिएगा लगभग 5 फरवरी को। ठीक है, 5 फरवरी को जिनका भी एग्ज़ाम KVS है, ठीक है, KVS एग्ज़ाम वाले, SSC MTS वाले सभी लोग तैयार रहें। नवंबर से जनवरी तक करंट अफेयर्स जो है वो आप लोगों को 5 फरवरी को कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग तब तक शेयर कर दीजिएगा अच्छे से, KVS वगैरह वालों के लिए भी, और जितने लोग भी हैं। ठीक है, तो सब लोग वीडियो को एक बार शेयर करिएगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो एक बार हैंड्स अप करिएगा। बाकी हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। जल्दी से बताइएगा सभी लोग तैयार हैं, फिर क्लास को जो है वह शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पहला स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या कालीबंगा? बताइएगा कि सिंधु सभ्यता का वह पहला स्थल कौन सा है। बताइएगा, सिंधु सभ्यता का वह पहला स्थल कौन सा है जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है, इसको 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब? 2021 में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 2021 है ये, 2021 में शामिल किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर। खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा खोज की गई। ठीक है, मोहनजोदड़ो यह भी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज कब हुई? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने खोज की। ठीक है, धौलावीरा यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के तट पर है? तो लूनी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मैंने आप लोगों से पूछा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में अंदर। ठीक है, पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो C ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक मठ, क्या नाम है जिसका? रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में? बताइएगा कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक मठ कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। बाकी सभी लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग भी चैनल से जुड़ गए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, प्रसिद्ध बौद्ध मठ रूमटेक जो है वह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? D ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं मठों से संबंधित। तो तवांग मठ कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, प्रसिद्ध बौद्ध मठ तवांग है, कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आपसे पूछा जाता है हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है?
तो हेमिस मठ जो है वह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हेमिस के अलावा यहाँ पर और कौन सा है, तो थिकसे मठ है। कौन सा है, थिकसे मठ है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो है तो सासुर मठ है। कौन सा है, सासुर मठ है। और सासुर मठ के अलावा यहाँ पर नामग्याल मठ है। ठीक है, नामग्याल मठ है। तो बौद्ध मठों से प्रश्न बनते रहते हैं, तो आप लोग बौद्ध मठों के प्रश्न, जो मठों के प्रश्न हैं उनको एक बार आप लोग, जितने मैंने लिखा दिए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर तो डी हो जाएगा। बाकी आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिएगा, यस के यादव एक लोग थे, वह कह रहे थे कि PDF जो है जो लिख रहा हूँ वो उसकी दी जाए। तो भैया आप लोगों से एक निवेदन है कि उस तरीके की PDF तो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपना लिख सकते हैं, या कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और लिखते रहिएगा। बाकी PDF जो है वो मैं आंसर जो है आंसर टिक करके मैं आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें तो ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजराज प्रथम या नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि अंकोर वाट मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। बताइएगा, अंकोर वाट मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। देखिएगा, तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर जो है वह कंबोडिया देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, जिसको प्राचीन भारत में कंबोज कहा जाता था। कंबोडिया को क्या कहा जाता था? कंबोज कहा जाता था। और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो 10.5 फीट, ठीक है, 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। राजराज प्रथम के द्वारा तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर बनवाया गया। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है, और नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है वह कांची का कैलाश मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कांची का कैलाश मंदिर। आप लोग याद रखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा सारे प्रश्न का। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पर्याप्त समय था। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 या अनुच्छेद 89? तो पहले तो आप लोग बताइएगा कि उपराष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है। भाई जितने लोग भी वीडियो लाइक नहीं किए हैं, सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर यही अभी कोई महिला बोल रही होती ना, तो आप कहते अरे आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, लाइक क्या शेयर भी कर रहे होते आप लोग, अब तक 50,000 सब्सक्राइब करा दिए होते। ठीक है, तो महाराज लोगों और महारानियों, ठीक है, एलिजाबेथ जी, आप भी थोड़ा ज़रा शेयर एयर कर दीजिएगा अच्छे से। और जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, सबसे निवेदन है भैया वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा, मैंने पूछा आपसे कि उपराष्ट्रपति का हमने पद कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है या राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो बताइएगा आप लोग। बाकी देखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 89 में यह वर्णित है। उपराष्ट्रपति का पद, कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा या उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 66 में क्या है? तो जल्दी से बताइएगा। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है।
ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 67 के अंदर उपराष्ट्रपति की पदावधि है। क्या है? उपराष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ हैं। तो बताइएगा, जगदीप धनखड़ कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे, ये भी बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख के अंदर स्थित है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यह सबसे बड़ा भी है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर भी है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? रामगंगा कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? रामगंगा नदी बहती है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था। बाकी आप लोग बताइएगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है भैया? हिमाचल प्रदेश में है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। किसके लिए है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ठीक है, और यह किस राज्य में है? तो असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक एक चीज़ें आप लोग कतई क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, कंटेंट के मामले में आप लोग जितना मैं बोल रहा हूँ ना, अगर उतना आप लोग सुनेंगे भी अच्छे से, तब भी आप लोग जो है परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किला ये कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इब्राहिम शाह, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइएगा, किला एक कोहना मस्जिद पहली बात तो है कहाँ पर, ये बताइएगा आप लोग। और इसका निर्माण जो है वह किसके द्वारा कराया गया है? तो आप लोग दोनों प्रश्न बताइएगा कि किला ये कोहना मस्जिद किस राज्य में, कहाँ पर स्थित है, उसके साथ में इसका निर्माण जो है वह किसने कराया था। तो देखिएगा, किला ये कोहना मस्जिद जो है वो आपकी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वह शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? आप लोग बताइएगा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिएगा, इब्राहिम शाह जो कि एक सरकी शासक था। कौन था? सरकी शासक था। ठीक है, इसने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कराया था। अटाला देवी मस्जिद का। और अटाला देवी मस्जिद आपकी कहाँ पर है? तो जौनपुर के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और पहले ये क्या था? तो अटाला मंदिर था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? तो आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना। और आगरा शहर की स्थापना इसने कब की थी? सन बताइएगा ज़रा। हाँ, मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में। सासाराम कहाँ पर है? तो बिहार में। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। हाँ, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। बताइएगा, शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने भारत की पहली मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था? कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम था इस मस्जिद का? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, या भारत की पहली मस्जिद थी। याद रखिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है कि शेर शाह सूरी मस्जिद कहाँ पर है? शेर शाह सूरी मस्जिद
तो यह बिहार के पटना में है। कहाँ पर है? पटना के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सही आंसर बताइएगा जल्दी से। देखिएगा, जो मंगल है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। और इसके उपग्रह का क्या नाम है? तो एक का नाम है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। और दूसरा क्या है? डीमोस। क्या नाम है? डीमोस। और मंगल के ऊपर ही एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वह मंगल ग्रह के ऊपर है। बुध, ठीक है, जो बुध है यह किसके? तो यह सब सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट है, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, मात्र 88 दिन में पूरी कर देता है। ठीक है। बृहस्पति, तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके उपग्रह का क्या नाम है? तो गैनीमिड। क्या नाम है? गैनीमिड है। ठीक है। शुक्र जो है यह सही आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ठीक है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, या सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। सांझ या भोर का तारा कहते हैं इसको। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। ये तो आपको पता होगा कि एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे थोड़ा कठिन बनाया। देखिएगा, पहली बात तो क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यह। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और बताइएगा कि एंजिल जलप्रपात जो है वह किस देश में स्थित है? देखिएगा, कांगो नदी पर कौन सा जलप्रपात है? जल्दी से बताइएगा। तो स्टेनली जलप्रपात है। कौन सा है? स्टेनली जलप्रपात है, याद रखिएगा। और कहाँ पर होगा? तो कांगो देश में होगा। और देश की जगह अगर महाद्वीप पूछ लिया जाए तब कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। जाम्बेजी नदी पर कौन सा है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है, याद रखिएगा आप लोग। और यह कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है। कैरो, एंजिल जलप्रपात जो है वह कैरो नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में। कहाँ पर है भैया? तो वेनेजुएला देश में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और यही एंजिल जलप्रपात जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ईरो और ओंटारियो ये दोनों झीलें हैं। इनके मध्य में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो बताइएगा। तो नियाग्रा है। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, और यह अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 8वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? बताइएगा। इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस या फिर HCL। बताइएगा कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? और अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका नाम क्या था? तो नास्डक। क्या नाम था? नास्डक है, मतलब था क्या है। और इसमें सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस है।
कौन सी है भैया? इन्फोसिस है, याद रखिएगा आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे पहला, प्रश्न सुनिएगा, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कौन सा है? बताइएगा। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार किस देश का है? तो देखिएगा, यह नीदरलैंड में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? नीदरलैंड देश में। और कब? तो सन 1602 ईस्वी में। कब? सन 1602 ईस्वी में। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम में। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार जो है 1602 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए, 10वां प्रश्न है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ मैजिनी, गैरीबाल्डी, बिस्मार्क या जेम्स प्रथम? बताइएगा कि इटली के एकीकरण का जनक जो है वह किसको कहा जाता है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न जरूर आपको कम भले ही मिले। 20 प्रश्न अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो आप देखिएगा इन 20 प्रश्नों का निचोड़ देखिएगा कि इन 20 प्रश्नों से आप लोगों को कितने अधिक प्रश्न जो है वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, आप ये सोच के मत चलिएगा। क्वेश्चन अगर मैं चाहता तो यही जितना मैं पढ़ा रहा हूँ हज़ारों क्वेश्चन बना के रख देता। आप कहते हैं अरे उन्होंने तो 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। चीज़ें कम भले ही हों लेकिन उससे रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उनको अगर आप निचोड़ के पढ़ लिए एक बार ना, तो आधी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे ही फंस जाएंगी। और जब आप चीज़ों को एक साथ रिलेट करके पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में भी चीज़ें दूर तक याद रहती हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं ऑप्शन रखता हूँ इस तरीके से ऑप्शन भी नहीं आते हैं कि एक बार कतई कंट्रोल करके कि एकदम एक ही जैसे। ठीक है, तो इटली के एकीकरण का जनक जो है वो जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे प्रश्न बने कि इटली की एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। जो बिस्मार्क है इसको जर्मनी का एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और जो आपके जेम्स प्रथम थे ये अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की इन्होंने ही नींव रखी थी। ब्रिटिश उपनिवेश की नींव। देखिएगा, जो अमेरिका है ना वो पहले का ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन के जो लोग होते थे जिनको निष्कासित कर दिया गया या जिनके पास बहुत पैसा था, ठीक है, तो कुछ ऐसे टाइप के लोग जो थे या जिनके पास पैसा था तो वो व्यापार करने के लिए चले गए। जिनको ब्रिटेन से निष्कासित कर दिया गया वह अमेरिका में चले गए और इन्होंने एक अमेरिका जैसे देश का निर्माण कर दिया और आज वो पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करके बैठा है। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि डीपीटी का टीका किससे संबंधित नहीं है? देखिएगा, डीपीटी का टीका जो है 3 रोग से संबंधित होता है, तो एक रोग में नहीं लगता है, तो वो बताइएगा। टेटनस, डिफ्थीरिया, तपेदिक या काली खांसी? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा कि डीपीटी का टीका जो है वह किससे संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, टेटनस से है, डिप्थीरिया से है, काली खांसी से है, तपेदिक से संबंधित नहीं है। किससे? तपेदिक से संबंधित नहीं है। तपेदिक के लिए बीसीजी का टीका लगता है। किसका? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, बीसीजी का टीका तपेदिक के लिए, टेटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है कि समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड, इटली, क्यूबा, फ्रांस? बताइएगा। अब आप सोच के देखिएगा कि प्रश्न कितने ज़बरदस्त तरीके के प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के ला रहा हूँ। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्रों की रानी जो है वह फ्रांस को कहा जाता है। किसको? फ्रांस को कहा जाता है। अच्छा, यूरोप महाद्वीप का एक ऐसा यह देश है जो कृषि
करता है, तो यह किसानों पर इसकी मतलब किसानों पर निर्भर है यूरोप महाद्वीप जो है, तो इसको किसानों का भी देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का देश कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो होती है वो शराब बनाई जाती है, ठीक है, तो इसको सुरा, और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ होती हैं। यहाँ पर कान फेस्टिवल होता है, देखो स्त्री का नाम सुन के कितना जल्दी खुश हो गए सबके सब, हाँ, ठीक है। तो यहाँ सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है अखिलेश, तुम्हारे लिए यहीं से लेकर आएंगे। सुंदरियों का देश भी इसको कहते हैं, सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा को क्या कहते हैं? तो भैया क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहते हैं। और फिनलैंड को भैया क्या कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि चागास रोग का वाहक है घरेलू मक्खी, खटमल, बालू मक्खी या मादा क्यूलेक्स? बताइएगा कि जो चागास रोग है इसका वाहक कौन है। बाकी जितने लोग भी क्लास देखते हैं, आदित्य, अखिलेश, समीक्षा, पूजा, निशा, नंदिनी, ज्योति, सभी लोगों का भैया बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जो आप लोग हमारे पास इतने दिन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे आनंद भैया हैं, तो क्वीन एलिजाबेथ जी हैं, यस के यादव जी हैं, सभी लोगों का भैया बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आप लोग जो जुड़े हैं। बताइएगा चागास रोग का वाहक कौन है? तो चागास रोग का वाहक है खटमल। कौन है? खटमल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, घरेलू मक्खी किसका वाहक है? तो हैजा का वाहक है। किसका वाहक है? हैजा का। बालू मक्खी किसका वाहक है? तो कालाजार का। तो देखिएगा बालू मक्खी किसका वाहक है? तो कालाजार का। और मादा क्यूलेक्स जो होती है यह फाइलेरिया, ठीक है, जो फाइलेरिया रोग होता है इसकी वाहक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पैर वगैरह जो होता है वो मोटा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिल जाएगा आपको? तो बी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अग्निशामक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूरोट्रोपिन, गैमेक्सिन या पॉलीस्टराइन? बताइएगा। अब आप लोग एक चीज़ ये भी देखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जितना भी जीएस का कंक्लूजन होता है मैं इन 20 प्रश्नों में रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। साइंस के भी प्रश्न आप लोगों को मिलते हैं, और साइंस में भी आपको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सारी चीज़ों से मैं कोशिश करता हूँ कि प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए जाएं। तो बताइएगा अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन। यूरोट्रोपिन जो होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? जो मूत्र रोग होते हैं, ठीक है, मूत्र रोग के उपचार में। गैमेक्सिन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है, कीटाणुनाशक के रूप में। और जो पॉलीस्टाइन होता है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो जो अम्ल होता है ना, अम्ल, एसिड, तो अम्ल की बोतलों की टोपियों में, ठीक है, या उनके ढक्कन में, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मूत्र रोगों के उपचार में यूरोट्रोपिन, कीटाणुनाशक के रूप में गैमेक्सिन, पॉलीस्टाइन के रूप में अम्ल की बोतलों की टोपियों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? ब्रजभूषण कुमार, पीटी उषा, दीपा मलिक, राजकुमार वर्मा? देखिएगा एसएससी एमटीएस का ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, तो जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं
यूपी कांस्टेबल का बैच चल रहा है, ठीक है, एमटीएस का भी बैच शुरू होने वाला है। तो जिनको भी एमटीएस वगैरह के लिए पढ़ना है तो वो ऑफलाइन भी हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पीटी ऊषा को। किसको? पीटी ऊषा को। पहली बार आईओसी मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई है, ठीक है। पहली बार कोई महिला अध्यक्ष जो है उसको चुना गया है। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पीटी ऊषा। अच्छा, जो दीपा मलिक जी हैं, ये इनको निक्षय मतलब टीबी मुक्त जो होता है ना, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधाएं स्थापित किए जाने की घोषणा किस राज्य ने की? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। बताइएगा। और दूसरी चीज याद रखिएगा, इसका नाम क्या रखा? तो स्काई रूट। क्या रखा है? स्काई रूट। और यह स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो तेलंगाना के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन। तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई? जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड। बताइएगा कि शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई है? सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही स्थित है। चलिए, इसको क्या कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। चलिए, बाकी भैया चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा साहब लोगों। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? रूस, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा, जो कामचटका प्रायद्वीप है वह किस देश में स्थित है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वह रूस में स्थित है। कहाँ पर है? तो रूस में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूस की राजधानी बता दीजिएगा, रूस के राष्ट्रपति बता दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग रूस के बारे में लिख दीजिएगा। रूस की मुद्रा बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा संकुचन से क्या तात्पर्य है? बताइएगा। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन में व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है, या जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन किसको कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण, बी ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, कि जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन में व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया। अगला है कि जब सरकार का बजट घाटे का होता है, ठीक है, मतलब जब आय कम होती है सरकार की और व्यय अधिक होता है, ठीक है, इसके साथ में तो इस आधिक्य को, ठीक है, केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पत्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है। तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है, ठीक है। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम किया जाता है तो उसको कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। और जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है ये
कि पगलादिया बांध किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिएगा उत्तराखंड में कौन सा है, तो मैंने आप लोगों को बताया था लखवार बांध है। कौन सा है? लखवार बांध है, टेहरी बांध है, और कौन सा है? कोटेश्वर बांध है। ठीक है। गुजरात में कौन सा है, जल्दी से बता दीजिएगा। तो देखिएगा गुजरात में उकाई बांध है। कौन सा है? उकाई बांध है। सरदार सरोवर बांध है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कोई बांध हो तो बताइएगा जल्दी से आप लोग। तो हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम है, ब्यास नदी के ऊपर पोंग बांध है। और पगला दादिया बांध जो है वह असम में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, बाकी आप लोग ही खुद से बताइएगा कि आप लोगों को प्रश्न वगैरह कैसे लगे। अगर प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे मोटिवेशन के लिए जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आप लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी हैं। ठीक है, एक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी आप लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग @SelectionMentor मेंटर नाम के डालकर भी सर्च कर सकते हो, और आर आप लास्ट में 2 बार कर दीजिएगा, चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ विद आंसर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।